नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसने हाल ही में Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिजल्ट घोषित किए हैं। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की इस लीडिंग कंपनी ने पिछले कई वर्षों में अपनी मजबूत एग्जीक्यूशन, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर के बीच एक अलग पहचान बनाई हुई है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कंपनी का बिजनेस, करंट इंडस्ट्री सिनेरियो, स्ट्रेंथ्स, रिस्क और आखिरी में जानेंगे इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो यह भारत की लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो फोर्जिंग, कास्टिंग, गियर्स, कंपोजिट्स, मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स और प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी की पेरेंट कंपनी स्पेन की CIE ऑटोमेटिक ग्रुप है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के कई राज्यों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मौजूद है। कंपनी का फोकस हमेशा से हाई वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर रहा है। अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ते ऑटोमोबाइल मार्केट्स में से एक बना हुआ है। पैसेंजर व्हीकल्स और SUV सेगमेंट में डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। कॉमर्शियल व्हीकल्स में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स, खासकर यूरोप में ऑटोमोबाइल डिमांड्स अभी भी प्रेशर में है। इन्फ्लेशन, वीक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस पर असर देखने को मिल रहा है। ऐसे इन्वायरमेंट में जिस कंपनीज का इंडिया बिजनेस मजबूत है, उन्हें कंपैरेटिवली ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो CIE ऑटोमोटिव इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। कंपनी किसी एक प्रोडक्ट, कस्टमर या व्हीकल सेगमेंट पर डिपेंड नहीं करती। इसके कस्टमर्स में इंडिया और ग्लोबल OEMs दोनों शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी लगातार ऑटोमेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रही है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत बन रही है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और हेल्थी कैश जनरेशन भी कंपनी की बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। अगर इसके कुछ रिस्क की बात करें कंपनी की, तो इसका एक रिस्क है कि यूरोप मार्केट में डिमांड अभी भी थोड़ा वीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी मार्जिन्स को प्रभावित करती है। ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में स्लोडाउन आने पर ऑर्डर कम हो जाते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस इंटरनेशनल डिमांड पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है और करेंसी फ्लक्चुएशन भी अर्निंग पर असर डालता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फ्यूचर आउटलुक्स के बारे में। तो मैनेजमेंट का पूरा फोकस इंडिया बिजनेस को और मौजूद बनाने पर मैनेजमेंट का पूरा फोकस इंडिया बिजनेस को और मौजूद बनाने के साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर है। अगर आने वाले क्वार्टर में यूरोप मार्केट रिकवर होता है तो कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंडिया में ऑटोमोबाइल डिमांड अगर इसी तरह मजबूत रहती है तो CIE ऑटोमोटिव आने वाले समय में भी स्टेबल ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। तो अब जान लेते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स। अगर सेल्स की बात की जाए तो कंपनी ने 11% से ग्रोथ दिखाई है। पिछले साल के कंपैरिजन करें तो EBITDA 16% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 15% से और अर्निंग पर शेयर 16% से बढ़ा है। नंबर देखने में अच्छे लग रहे हैं और कंपनी का PE 20 है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कंपनी का प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट की बात करें तो 6 महीने में देखें तो कंपनी ने 11% से शेयर के प्राइस गिरे हैं। एक साल की बात की जाए तो ओनली 6% का प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। 5 साल की बात करी जाए तो एक सेकंड, ये आई थिंक मैंने गलत चार्ट लगा लिया। यही ऑटोमेटिव इंडिया का लगाना था। हाँ, तो ये है कंपनी का प्राइस चार्ट। तो 6 महीने का देखा जाए तो 6 महीने में तो अच्छी ग्रोथ करी है कंपनी ने, 15% की ग्रोथ दिखाई है।
1 साल की बात करी जाए तो 11% की ग्रोथ, 5 साल की बात की जाए तो 7% से शेयर टूटा है। एंड मैक्स कर लेते हैं तो ये 2023 से ही दिखा रहा है। तो 2023 में किसी ने शेयर लिया होगा 513 का, तो उसकी वैल्यू की हो गई है 472, यानी 7% से वैल्यू गिरी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह के बारे में। तो देख लेते हैं। मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो मार्केट कैपिटल है इसकी 17,940 करोड़ एंड करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 472 की। एंड 1 साल में 526 का हाई बनाया है, 381 का कंपनी ने लो बनाया है। स्टॉक के पी की बात कर लें तो स्टॉक का पी है 20, जबकि इंडस्ट्री का पी 30 चल रहा है, तो इंडस्ट्री के पी से डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसके अलावा बुक वैल्यू की बात की जाए 204 है एंड प्राइस टू बुक की जाए तो 2.31 है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.07 है, काफ़ी शानदार। एंड आर की बात की जाए तो 14.7% है, बहुत बढ़िया। एंड आर की बात की जाए तो 11.8% है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा पी रेशियो की बात की जाए तो 0.16, शानदार। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 287 की है एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 472 पे। अब हम देख लेते हैं इसका पी रेशियो। तो जो मीडियन पी है वो है 24 का, 24.5 एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 20 पे, तो अपने मीडियन पी से डिस्काउंट पे चल रहा है। प्राइस टू बुक की बात कर लें तो प्राइस टू बुक है 1.9 एंड अभी ये चल रहा है 2.5 के आसपास, तो प्राइस टू बुक थोड़ा मीडियन से ऊपर चल रहा है। अब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जून क्वार्टर में 2621 करोड़ का सेल्स हुई है, जबकि पिछले साल 2369 की हुई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 337 से बढ़कर 390 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 204 करोड़ से बढ़कर 236 करोड़ हो गया है। अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स जो उनकी हुआ करती थी 2015 में 5,570 करोड़, वो अगली साल, एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस दिसंबर, ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं दिसंबर 2015। एक सेकेंड, मार्च की जगह दिसंबर दिखा रहा है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जैसे तो मार्च दिखाना चाहिए ना, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो दिसंबर 2015 में 4,000 का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो बढ़ते बढ़ते 5,000 करोड़ हुआ, फिर 6,000, 8,000, उसके बाद थोड़ा गिरा 7,000 पर आ गया था। देन आई थिंक 2019 से लेकर ये 7,000 से लेकर 8,000 की रेंज तक यहाँ पे रहा। एंड उसके बाद 3 साल, 1 2 3 4 साल के बाद, सॉरी 3 साल के बाद फिर ये 8,700 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 9,200। देन अगेन दिसंबर वाला जो साल, वो 2024 का साल था, उसमें थोड़ा गिरा था इनका सेल्स। देन इसके बाद ये बढ़ी है 9,400 करोड़, देन अभी फाइनली 9,997 करोड़। तो अभी ये ऑल टाइम हाई इनकी सेल्स है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2015 में 77 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ते बढ़ते 169 हुआ, 358, 498। तो यहाँ पर 1 2 3 4 साल के लिए थोड़ा यहाँ डाउन रहा, ऊपर भी यहाँ 3 साल के लिए डाउन था। देन उसके बाद 2023 में 1,125 करोड़ अच्छा दिया था। उसके बाद से 3 साल से लगातार अभी इसने मतलब डाउन ही है। इनका जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो 2023 में था एंड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है पिछले 3 साल से। तो
828 करोड़ हुआ, फिर 828 करोड़ दोनों में सेम रहा। देन इस साल बढ़ा है 903 करोड़ हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के जो रिजर्व्स थे मार्च में वो 1500 करोड़ थे, वो बढ़ते बढ़ते 7364 करोड़ हो चुके हैं। एंड इसके अलावा टोटल एसेट्स की बात की जाए 4951 करोड़ थे, वो बढ़ते बढ़ते 11313 करोड़ हो चुके हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखा जाए तो जो प्रोमोटर के पास हुआ करता था 2017 में 69.91% की होल्डिंग, वो घटते घटते 65.7 हो गई है, यानी इसमें 4% से हिस्सेदारी कम हुई है प्रोमोटर्स की। इसके अलावा FII की जो होल्डिंग थी 5.19, वो पहले तो बढ़ी थी 10%, 14% तक आ गई थी, लेकिन उसके बाद 21 के बाद से घटा रहे हैं एंड अभी 4.95% आ गई है। इसके अलावा DI की बात करें तो 6.31 की हुआ करती थी 2017 में, वो बढ़ते बढ़ते 7% हुई, फिर इसके बाद यहाँ से घटी 6% पे आई, 3% पे। देन लगातार 2022 से आई थिंक बढ़ा रहे हैं 7%, देन 11, 18, 20, 21 एंड इस साल थोड़ा घटाई है 21 से 20.65 हुई है। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग जो हुआ करती थी 18% की, वो तुम्हारा घटते घटते यहाँ पे 8.65% आ गई है। तो यानी 92% के आसपास शेयर्स की होल्डिंग वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है एंड ओनली 8.65% जनरल रिटेल पब्लिक के पास है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भरोसा है कंपनी पे। तो ये थी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।